अंधेर नगरी चौपट राज। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ, वजीर आला लैपटॉप स्कीम में बेज़ाब्तगियां, इंक्वायरी रिपोर्ट से कबल की अरबों रुपए के लैपटॉप की नई खेप तैयार। वफाकी हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावे, लेकिन पाकिस्तान का कर्जा 1800 अरब तक पहुंच गया। 2013 से अब तक कर्जे में 35% इजाफा। हुकूमत ने हर शहरी को कितना मकरूज किया, किसी के पास जवाब नहीं। और बलूचिस्तान के खतरों के खिलाड़ी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। लैपटॉप मुफ्त में मिले तो क्या ही बात है। वज़ीर आला पंजाब की लैपटॉप स्कीम को कई साल गुजर चुके हैं और दावा है कि पंजाब में आला तालीम को फ़रोग़ दे रही है ये स्कीम और नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई कर रही है। लेकिन कई साल से नाक़दीन कहते आए हैं कि इस स्कीम में बेज़ाब्ता सामने आती रही हैं और ये भी सवाल उठते रहे हैं कि हकीकी मानों में ये ज़रूरतमंद और ज़हीन तलबा को किस तरह से मदद फराहम कर रही है, कोई मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं। और बात करेंगे कर्जे की। खरबों रुपए का कौमी कर्जा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन बरामदात, बाहर से आने वाली सरमायाकारी और तरसील रकम यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकम सब कम हो रहे हैं। अगर एक तरफ पाकिस्तान की मईशत और तरक्की को बैनुल-अक़वामी मीडिया में मुस्बत करार दिया जा रहा है, क्या ये तरक्की खोखली है? शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। लैपटॉप स्कीम पर और इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों का दाग अभी धुला नहीं कि नए लैपटॉप ख़रीदे जा रहे हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी भी शुरू हो गई है। तफसीलात शिराज हसनात की इस रिपोर्ट में। सरकारी लैपटॉप स्कीम के 2014-15 के ऑडिट ने पंजाब के 5433 लैपटॉप की स्कीम में घपलों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में पंजाब के 1171 तलबा को दो बार लैपटॉप मिलने और 281 जाली शनाख्ती कार्ड पर लैपटॉप इशू होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट में 1181 लैपटॉप का रिकॉर्ड मौजूद ना होने, 350 लैपटॉप जलने और चोरी होने का मामला भी उठाया गया। दौरान ऑडिट इस बात से पर्दा उठाया गया कि जिम्मेदारान के खिलाफ जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात की हदायत की, ताहम अंधेर नगरी ये कि करप्शन की तहकीकाती रिपोर्ट आने से पहले ही प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन ने मंजूरी के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत से 1 लाख नए लैपटॉप खरीदने का PC1 तैयार करके हुकूमत को भिजवा दिया है। वज़ीर आला पंजाब की लैपटॉप स्कीम में बेज़ाब्तगियां से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा शिराज हसनात, आपका भी बहुत शुक्रिया। शिराज, मलिक साहब, पहले तो आपसे शुरू करूँगी। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी, उसमें बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ था। कई ऐसी चीज़ें थी, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को 2 लैपटॉप मिलना, जाली शनाख्ती कार्ड वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची? अच्छा देखें, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एक ऑब्जर्वेशन है। अब उसने अभी एज ए क्वालिफाइड पैरा सक्सीड नहीं किया। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो रिपोर्ट देंगे, ठीक है, उसने थ्रेशोल्ड से गुजरना है 3 चीज़ों के। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी है, वहाँ से निकलेगा तो फिर पब्लिक अकाउंट के कमेटी के अंदर जाएगा और इसके अंदर स्पेशल अकाउंट्स कमेटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। सो 3 थ्रेशोल्ड्स आर देयर। अभी जो ज़िम्मेदारान हैं, मतलब जो ये लैपटॉप तकसीम हुए, इनका क्वांटम जो था उसका ये 0.4% है जिसमेम प्रॉब्लम आई है। ये जो नंबर ऑफ लैपटॉप्स है, क्योंकि 1 लाख से ज़ायद होते हैं जो लैपटॉप तकसीम किए इसमें उसका 0.4% है। सो 99.96% हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ गुड मैनर, जिस पे कोई ऑब्जर्वेशन ऑडिटर जनरल ने नहीं दी। सो 0.4% के लिए हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को और जो कंसर्न्ड यूनिवर्सिटीज़ थी और जो कैंपसेस थे जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब इसमें एक चीज़ और बड़ी पर्टिनेंट है कि ये पेपरा रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल है, एडवर्टाइज किया जाता है, जो इंटरेस्टेड बिडर्स होते हैं, लोएस्ट बिडर्स होते हैं, वो सक्सीड करते हैं अपॉन द बेसिस ऑफ दोज एडवर्टाइजमेंट्स। तो अब जब वो
उनकी अब उनको कहा गया कि इसको रिकंसाइल करें, तो दे आर कमिंग विद देयर एक्सप्लेनेशंस। अगर ठीक जो है, क्योंकि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है तो कई माह पहले आई थी। नहीं, उस पर जो मिनिस्टीरियल कमेटी बनी है, मिनिस्टीरियल कमेटी अपनी फाइंडिंग्स, ये मैंने को आज से 2 हफ्ते पहले ऑन रिकॉर्ड ये बात कही और चीफ मिनिस्टर की इस पर बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है, ठीक है, कि आई नीड दिस रिपोर्ट इन फोर्टनाइट, 14 दिन के अंदर ठीक है। रिपोर्ट चाहिए। सो 14 दिन के अंदर एक जो रिपोर्ट प्राइमा फेशी है, जो आप कह रही हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आने के बाद, ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न था एंड वी नीड टू लर्न आवर लेसन्स फ्रॉम दिस। हमने इसको बड़ी क्लैरिटी के साथ इस पॉइंट को देखा और देखा कि जो 0.4% जो बड़ा छोटा नंबर है, जिसमें मतलब इसको इट इज़ वेरी ट्रिवियल इशू देन। ठीक है, मैं इस पे अब रिपोर्टर के पास जाना चाहूंगी। शिराज मलिक साहब का तो कहना है कि ये बेज़ाब्तगियां जो सामने आई हैं, ये देयर आर फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई 0.4% उनका कहना है। अंबर, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऑडिटर जनरल ने बिल्कुल जब अपनी रिपोर्ट की है तो इसमें तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट से उनके जो लूप होल्स है उसके बारे में भी पूछा जाता है। और जो मलिक साहब चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो बिल्कुल 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स में इस रिपोर्ट को आगे फर्दर प्रोब किया जाएगा। मगर द थिंग इज दिस कि जब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई और जो लैपटॉप स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बहुत बड़े दावे थे, उसमें ये सिर्फ 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द बैक डिटेल्स ऑफ 2011-12 की ऑडिट की, 13-14 की ऑडिट की, उसमें भी इसकी डिटेल्स थी। लेकिन इसके ऊपर जब ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हुई तो उस पर सीएम ने इमीडिएट इंक्वायरी का ऑर्डर किया। इस चीज़ को तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अर्सा हो चुका है। जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे कि 15 दिन, अनफॉर्चुनेटली वो 15 दिन अभी तक पूरे नहीं होते दिखाई दे रहे, 60 दिन से ज़्यादा गुजर चुका है। ये चीज़ें जो पॉइंट आउट की गई थी, इसमें डिपार्टमेंटल मिसमैनेजमेंट भी शामिल थी, क्योंकि अभी इसमें इस ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये सारी की सारी सेरेमनीज मुनक्किद करवाई गई थी। मुझे सिर्फ एक वाक़या याद है पंजाब यूनिवर्सिटी वाला, कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी में जब लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की गई थी तो सिर्फ उस इवेंट का बजट जो था वो शायद 50 लाख प्लस था, उसकी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए। तो अभी वो चीज़ें उसके फर्दर उसमें आनी है। तो अभी मामला ये था कि जब ऑडिटर जनरल ने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया और ख़ास तौर पे ये चीज़ें सामने आई कि कई स्टूडेंट्स को 2-2 दफ़ा लैपटॉप दिए गए, कई स्टूडेंट्स को जो है वो जली शनाख्ती कार्ड यानी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट की टू गेट द लैपटॉप्स, और कई लैपटॉप्स का उसमें रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिल्कुल उस प्रोसेस में चलती है जब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती है, लेकिन जो वज़ीर आला ने अहकामात किए थे उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी। और उसके तनाजुर में अभी ये मामला चल रहा था, मगर 2011 में ये लैपटॉप बांटना शुरू किए गए और 3,10,000 के करीब लैपटॉप बांटे गए, जिसमें हर साल ऑडिटर जनरल ने चीज़ें पॉइंट आउट की। तो उसमें से इस 2016-17 में क्या इतनी ज़रूरत पेश आ गई कि 5 से 6 सालों में 3,10,000 लैपटॉप, और सिर्फ 1 साल के लिए 2016-17 के लिए लैपटॉप जो है वो 1 लाख लैपटॉप कर दिए गए, जो तकरीबन 9 अरब रुपए से जायद की, 9 अरब 14 करोड़ से जायद की इसकी अमाउंट जो है। इसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी हैं, टैक्सेस भी हैं, बाकी सारी चीज़ें। टोटल PC1 जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन ने तैयार किया 2016-17 के लिए, वो 1 लाख लैपटॉप है। तो इसकी रीज़न क्यों पेश आई, क्यों आप एकदम से इतना आगे तक जा रहे हैं? और जो मेरिट की बात की जा रही है उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पहले मेरिट था कि आपने जो टॉपर्स हैं, जो A+ स्टूडेंट्स हैं, जो A स्टूडेंट्स हैं, उनको आपने ये देना था। मगर अब तो लेवल ये आ गया कि आप बस अपने यूथ को मोबिलाइज करने के लिए, और इट्स सो कॉल्ड इलेक्शन स्टंट एज वेल, आप उनको लैपटॉप इलेक्शन स्टंट। ठीक है शिराज, मैं आपको थोड़ी देर रुकती हूँ और इसका जवाब मलिक साहब से लेंगे, लेकिन एक वक्फे। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब हुकूमत की जानिब से तुलबा को दिए गए लैपटॉप की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, लेकिन तुलबात उनको आज़ादी से बेच रहे हैं। ये बता रहे हैं लाहौर से डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सैफ चीमा, जिन्होंने कुछ स्टूडेंट से कुछ देर पहले बात की थी। जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबे में IT के फ़रोग और इसी तरह तुलबा के अंदर बेहतर तालीमी रुझान के लिए वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम जो है उसका आगाज़ किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से लैपटॉप स्कीम पर शुरू से ही मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात का जो है इजहार किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के घपले इसमें सामने आते रहे। और बहुत सारे लैपटॉप ऐसे जो स्टूडेंट्स को दिए जाते थे तो वो अमूमी तौर पर ओपन मार्केट के अंदर जो है हमें दुकानों के शोकेस के अंदर मिलते थे, जहाँ पे बासानी कोई भी बड़ी आसानी के साथ जाके वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लैपटॉप जो थे वो ख़रीद सकता था। इस वक्त भी हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम इस शर्त पर इनके साथ बात कर रहे हैं कि इनका नाम और इनकी शनाख्त जो है उसको किसी सूरत ज़ाहिर नहीं किया जाएगा। तो इनसे पूछेंगे कि मार्केट के अंदर लैपटॉप्स क्यों मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि
क्या वजह है कि जो लैपटॉप एक स्टूडेंट को दिया जाता है वो बाद में बड़ी आसानी से हम लोग मार्केट से जाके ख़रीद सकते हैं? इसकी वजह सबसे पहले तो ये है कि जब यहाँ पे इनरोलमेंट हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई तो काफ़ी लेट जो है लैपटॉप इन्होंने दिए। उस वक्त तक हमारा कोर्स जो है वो काफ़ी आगे जा चुका था, जिसकी वजह से हमने अपने लैपटॉप खुद परचेज़ कर लिए थे। तो और दूसरी वजह इसकी ये है कि जो लैपटॉप जो है लैपटॉप स्कीम में जो हमें मिले हैं, इसमें इनकी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे हार्ड ड्राइव है और रैम है, प्रोसेसर है, ये बहुत जो है जो बताए गए थे उनसे कम है, जिसकी वजह से ये हमारे किसी काम के नहीं है। इससे अच्छा तो है कि जो हमने मार्केट से परचेज़ किए हुए हैं वो बेहतर है इनसे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन किया गया जिसमें ये कहा गया कि तलबा की जो डिग्रियाँ उनको किसी सूरत वेरीफाई नहीं किया जाएगा जब तक कि वो अपने लैपटॉप नहीं दिखाएंगे। अगर ऐसा इकदाम होता है HEC की तरफ से तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए तो ये सिंपल सी बात ये है ना कि अगर लैपटॉप के शिक रख देंगे जी लैपटॉप ला के दिखाएं, तो मेरा नहीं ख्याल, और बल्कि हमने प्रूफ देखा भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं है हमारा कि हमने कौन से सीरियल नंबर का या कौन सा लैपटॉप दिया गया, और वो तो सिंपल सा है कि किसी भी दोस्त का पकड़ेंगे, दिखा के डिग्री ले लेंगे। जी, जिस तरह कि आपने देखा कि अमूमी तौर पर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्शन लिए गए हैं और इसी तरह HEC ने जो नोटिफिकेशन जारी किया कि तलबा के पास उसका भी तोड़ मौजूद है, लेकिन इस हवाले से जब हमारी मुख्तलिफ तलबा से बात हुई तो उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट को बजाय इसके कि मुख्तलिफ किस्म के नोटिफिकेशन जारी करे, बेहतर ये है कि अपनी जो लैपटॉप की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो रिसर्च वर्क और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं जिनको इस मकसद के लिए दिए जाते हैं कि वो बेहतर तौर पर पढ़ सकें, उनको उसका कोई ना कोई फ़ायदा भी हो सके। जी, तो यही स्टूडेंट से जब बातचीत करते हैं तो वो भी यही कहते हैं, कुछ हद तक मॉनिटरिंग नहीं है, मिसमैनेजमेंट भी नज़र आ रही है। मलिक साहब, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेच रहे हैं, OLX पे आप जाएं आपको यही लैपटॉप मिलते हैं, आप हफीज़ सेंटर जाएं लाहौर में तो लैपटॉप मिलते हैं, तो दिस इज़ द एब्सेंस ऑफ मॉनिटरिंग, उसका यही टू बी ऑनेस्ट देखें, ये इट वाज इसकी मतलब इसकी इफादियत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। ये बेसिकली जब कंसेप्चुलाइज किया गया तो ये एक नॉलेज इकोनॉमी के तौर पे इसको कंसेप्चुलाइज किया गया, और ये पूरे साउथ एशिया में इट्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर आपने इसको कोई मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस, जैसे मैंने आपके पहले जो शिराज की रिपोर्ट थी मैंने उस पर आपको बताया कि इट इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड विद ऑल लीगल सेंस। अभी तक वो एज ए क्वालिफाइड पैरा, वो अभी तक क्वालिफाइड पैरा के तौर पर नहीं है। अभी ये जो रिपोर्ट, अभी मुझे जस्ट गिव मी ब्रीफ मिनट फॉर दिस। मेरा कहना ये है कि अगर आप एक चीज़ एक सौ लैपटॉप आप तकसीम करते हैं और 100 में से 96 रिपोर्टेडली ठीक गए, ठीक है, 4 गलत गए। अब जो 4 गलत गए उस पर आपने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप इनको तकसीम करें, तो मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी, इन स्पेशल अकाउंट्स कमेटी, इन पब्लिक अकाउंट कमेटी, मैंने जाके अपने उस थ्रेशोल्ड से गुजरना है, और एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है जो देख रही है। जो 2011, 12, 13, 14 की जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स थी, और उसमें तो काफ़ी बड़े घपले नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल क्वालिफाइड पैरा। ठीक है, उसकी जब आप क्वालिफाइड पैरा कहते हैं, मैं उसकी आपको समझाता हूँ मैं कैसे देखें। ये दिस इज नॉट जस्ट एज जैसे हम इस बात को कह लें कि भी तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड, इट इज़ ऑल ऑन द पेपर। अब मैं जैसे अब ये रिपोर्ट देख रही हूँ, उसमें ये कहा गया है कि 20,000 का 1 लाख, ये 2014 में जब ये सामने आता है, 20,000 का एक लैपटॉप था, उसी स्पेसिफिकेशंस के साथ कुछ माह बाद फिर वो लैपटॉप जो है अचानक से उसकी कीमत बढ़ा दी, में इजाफा कर दिया गया, तब तकरीबन 40,000। देखिए इसमें इसको लेट्स पुट दिस फैक्ट स्ट्रेट फर्स्ट। ओके, अभी जो मेरा स्ट्रेस जो है इस बात पर है कि ये स्कीम बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है। इसमें आप उन स्टूडेंट से पूछें जिनको ये लैपटॉप्स मिलते हैं, कभी आपने उनके चेहरों पर वो खुशी देखी? हैव यू सीन दैट रिफ्लेक्शन देयर? अभी मेरी गुजारिश सुने, देखें, ये जितनी बात है, जितनी शिराज की बात थी और जितनी जो बाद में स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कर रहे थे, उन दोनों बातों को आप उनको बिल्कुल जक्स्टा पोजीशन में रख के एक ऑनेस्ट ओपिनियन बनाएं। अभी एक स्टूडेंट कह रहा है जी कि मेरे पास जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो बेटर है, मेरी ज़रूरत वो पूरी कर रहा है, तो हम उसको ग्राउंड रियलिटी के तौर पे लें। उसको गवर्नमेंट ने दिया और ये एलिगेशन है कि उसको जाके बेच रहे हैं, लेकिन उस पर हमारी मॉनिटरिंग विजिलेंस टीम्स फिरती हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इसको गलत करने की कोशिश करते हैं, ओपन मार्केट में लेके जाते हैं, लेकिन उनका स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सीरियल नंबर भी रिकॉर्ड नहीं होते, कि अगर आपने डिग्री हासिल करनी हो तो उनको ये भी नहीं पता होता कि किस स्टूडेंट को कौन सा लैपटॉप मिला है, और वो अगर बेचा हो। सारे सवालात के जवाब देने के लिए आपको थोड़ी सी पेशेंट हियरिंग मुझे देनी पड़ेगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मेरे पास एक सेफ्टी लीवर है
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज सिटिंग बिकॉज ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया कि ये लैपटॉप XYZ कंपनी देगी, ठीक है। तो उसकी सिक्योरिटी मेरे पास पड़ी है और उसकी अमाउंट उन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स से बहुत ह्यूज है स्टिल विच इज़ विद मी। इफ़ दे कैन नॉट कंसोलिडेट इट, अगर वो रिकनसाइल नहीं कर पाएंगे तो आई विल फॉरफिट देयर सिक्योरिटी स्ट्रेट अवे। गवर्नमेंट एक्सटेकर को लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। मैं इस अच्छा, वक्त- अब मैं दूसरी बात ठीक कर दूं है, आपसे पर मुख्तसर कि मैं मुख्तसर। शिराज नहीं, मुझे शिराज ने तो पहले बड़ी बात कर दी, मगर मुझे चले, आप लेट्स खत्म कर लें, लेट्स हैव ऑनेस्ट Let me पॉइंट ऑफ share some more facts. व्यू। अच्छा, मुझे मेरी शिराज एक सेकंड बात। अच्छा, किस्सा क्या है कि ये लैपटॉप्स जो हैं ये टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ चीफ मिनिस्टर इसको खुद मॉनिटर करते हैं। हमारे मिनिस्टर बड़े डायनामिक हैं, सैयद अली रज़ा गिलानी इज़ देयर। सेक्रेटरी एजुकेशन की सरबराही में कमेटी बनी और जिस कमेटी का मैंने कहा कि फोर्टनाइट में रिपोर्ट आनी थी, उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सीएम तक पहुंच गई है। हमें पता है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का प्रोसेस है या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो हमने मिनिस्टीरियल कमेटीज़ पे मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी कमेटी बना दी और उसकी रिपोर्ट्स में और जो 2 माह पहले बनी थी उसकी प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 15 डेज सीएम तक पहुंच गई। और है। बाकी क्योंकि उसमें फैक्ट फाइंडिंग होती है, फैक्ट फाइंडिंग इज नॉट अ थिंग जिसको आप स्ट्रेट अवे कर दें। नोबडी शुड बी condemned ठीक है, क्योंकि ये बात आप मलिक साहब आप पहले भी कर चुके हैं कि अभी आपके रिपोर्ट 2 Exactly. हफ्ते में This is- मगर मैं एक जो आखिरी सवाल जो करना चाहूँगी यहाँ कि बहुत सारे नाक़दीन कहते हैं कि इट्स स्टाइल ओवर सब्सटेंस, यानी कि आप लैपटॉप तो दे It is देते not हैं that. देखें, ये लेकिन आप disparity खत्म कर रहे हैं। अब देखें, मैं एक आला तालीम को किस तरह से मेरी फ़रोग़ बात दे सुने, रहे हैं? देखिए मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ ठीक रखने है। वाला मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं अफोर्ड नहीं करता कि मैं अपने बेटे को 70-80 हज़ार रुपए का लैपटॉप लेके दे दूँ। तो अब वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को लेकर दें जो एक प्रिविलेज क्लास है। ठीक है। और वो जो बेचारे दे नहीं सकते, कैसे मैं उनको उस हक से मुस्तफीद ना करने दूँ? अब मुझे मेरी बात सुनिए, कैन आई कैरी ऑन विद दैट डिस्पैरिटी? कुछ आप लोगों के पास है, disparity हैव्स विल कीप खत्म ऑन करने हैविंग की इट कोशिश करें। एंड हैव नॉट्स विल मलिक नॉट साहब, हैव लेकिन इट। हमारे पास टाइम खत्म मैं हो देखिए गया। ना अंबर, ये बहुत this- शुक्रिया, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का करने का। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पब्लिक डेट की 18+ ट्रिलियन रुपीस की। गुज़िश्ता 3 बरसों में पाकिस्तान का पब्लिक डेट कर्जा जो है उसमें 35% इजाफा हो गया है और इसकी लागत जो बताई जा रही है वो 18+ ट्रिलियन रुपीस है, खरबों रुपए का है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब, इकोनॉमिस्ट हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों को एडवाइज़र के तौर पे भी काम कर चुके हैं और केयर टेकर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब वक्त देने का। इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, उनसे इस मामले पर पूछगछ की गई कि इतना ज़्यादा जो इजाफ़ा हुआ है हमारे पब्लिक डेट में क्यों हुआ है, तो उनका कुछ जवाब ये था कि लोन्स जो हमने, एक तो ये कहना होता है कि प्राइवेट और पब्लिक डेट में फ़र्क है, तारीफ में फ़र्क है, वो हमें सेपरेट रखना चाहिए, जो एक दिफा आता है हुकूमत की जानिब से। तो अगर आप थोड़ा सा वजाहत कर सकते हैं कि पब्लिक डेट क्या होती है, प्राइवेट डेट क्या होती है? जी बेसिकली आई थिंक पब्लिक डेट इज़ द वन विच इज़ इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए, और प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर का डेट है वो उस तरफ आपको ले जाएगा। लेकिन ये पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक देयर इज़ अनदर एलिमेंट विच इज़ क्वाज़ी डेट, और क्वाज़ी डेट जो है मसलन हमारे जो IPPs हैं इनकी जो पेमेंट्स हैं, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, तो वो अल्टीमेटली वो भी डेट जो है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर ही आ जाता है। सो उसको मिलाएं तो ये तो फिर 20 ट्रिलियन से भी ऊपर चले जाएगा। द इशू इज़ कि इन 2008 जब व्हेन आई लेफ्ट द गवर्नमेंट तो दिस डेट वाज 6 ट्रिलियन, और अब ये अगर 18 ट्रिलियन भी है तो पिछले 8 सालों में ये तकरीबन 300% बढ़ गया, या कि 3 गुना बढ़ गया है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ अलार्मिंग। उसका रीज़न ये है कि ये डेट जो हमने इनकर किया है इसको हम ज़्यादातर कंज्यूम कर गए हैं। इसके साथ जो
کرنٹ ایکسپینڈیچرز بھی کسی حد تک اس سے فائنینس ہوئے ہیں، اور جو پبلک سیکٹر کے جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں اس میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے وہ بھی ہمیں کوئی ایسی نظر نہیں آتی وچ وڈ گیو اے ویری گڈ ریٹ آف ریٹرن، سو اس کو آگے چل کے آپ ریپے کر سکیں. سو دا کیپیسٹی ٹو ریپے دا لونز آئی تھنک ہیز بین امپیئرڈ کنسیڈریبلی سنس 2008. اور وہ جو ہے وہ ایک ورنگ ایلیمنٹ ہے، اور یہی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی یہی ایک قسم کی وارننگ دی تھی کہ جب تک آپ کی اکانومی جو ہے وہ گروتھ کی طرف نہیں آتی، آپ آؤٹ پٹ آپ انکریز نہیں کرتے، آپ کو یہ سروس لیکن سلمان صاحب ہماری جو گروتھ ریٹ ہے، ترقی کی جو شرح ہے وہ تقریباً 5% تک تو پہنچ گئی ہے، اور آئی ایم ایف لون سے قرضوں سے بھی چھٹکارا تو ہم نے حاصل کر لیا ہے. دیکھیں ایکچولی وہ کویسچنیبل ہے دی گروتھ ایسٹیمیٹس جو لاسٹ 2016 کے گروتھ کا کیا گیا تھا ایسٹیمیٹ وہ 4.7% تھا، بٹ اس پہ بھی خاصی ڈس ایگریمنٹ تھی پرٹیکولرلی ان دی اکانومسٹ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سو کالڈ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ 3-3.5% سے زیادہ نہیں ہے. سو دیر از پرابلم آف اسٹیٹسٹکس ان پاکستان کے ان کی ریلائبلٹی کے حد تک ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 4.7 اور 3.5 میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، یہ اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی بھی ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک دی ریئل ایشو از کہ پاکستان کے لیے اکنامک گروتھ ریٹ ہیز ٹو بی ایٹ لیسٹ 8-9%. اگر آپ نے یہ جو ہے ان امپلائمنٹ کو آپ نے ہینڈل کر سکیں، اور آپ یہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے پرٹیکولرلی جب آپ ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یو نیڈ یور ایکسپورٹس ٹو گو اپ، یور فارن ایکسچینج ارننگس ٹو گرو اپ. اور فارن ایکسچینج ارننگس کی جو ریشیو ہے ٹو آر ایکسٹرنل ڈیٹ وہ اب نیچے آ رہی ہے. ان ادر ورڈس کہ وی آر ناٹ ارننگ ایز مچ فارن ایکسچینج to service this debt as we used to do previously. So this is again an alarming. یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی، کیونکہ جو حکومت کی طرف سے جو ایک دلیل پیش ہوتی ہے، دفاع اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ 2008 اور 2013 کے درمیان آپ نے ظاہر صحیح کہا تھا کہ جو قرضہ تھا وہ تقریباً 7 بلین روپیز تک تھا، لیکن اس کا جو اینول کمپاؤنڈڈ گروتھ ریٹ تھا وہ 19% تھا، اور اب وہ کم ہو گیا ہے اور 9.75% ہو گیا ہے. نہیں، آئی تھنک یہ بالکل غلط نمبر ہے کہ 9.7% گروتھ ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں نا 8 سالوں میں اگر 3 ٹائمز انکریز کر گیا قرضہ تو دیٹ مینس کہ یہ کم از کم ڈبل ڈیجٹ اراؤنڈ 20% گروتھ اگر ہوگی تو یہ 3 گنا بڑھے گا 8 سالوں میں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ نمبر 9.7% کا نمبر جو ہے وہ کوئی ویلڈ نمبر ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو فیس دا فیکٹ کہ ہمارا ڈیٹ خاصا حد تک بڑھ گیا ہے، لیکن ہماری کیپیسٹی ٹو سروس دیٹ ڈیٹ ہیز ناٹ انکریزڈ اکارڈنگلی جو کرنی چاہیے تھی. اور جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں کی جو طرف سے ایک قسم کی ریڈ سگنل آیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ اگر اپنے ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے، اپنی اکانومی کی جو پروڈکٹیو آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں بڑھے گی، تو سی پیک کے جو لونز ہیں اور سی پیک کے تحت جو ہم پاور کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں آئی پی پیز کی فارم میں، وہ بڑی ہیفٹی پیمنٹس ہیں جو فارن ایکسچینج میں ہمیں کرنی پڑیں گی، اور وہ اکانومی کی جو کیپیسٹی ٹو سروس فارن ایکسچینج ہے وہ امپیئرڈ ہے، وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. سو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بڑے کیئرفلی یہ پروجیکٹس کو ہم امپلیمنٹ کریں، لیکن جی سلمان صاحب، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر سی پیک کی بات کی جائے تو بہت سارے کمرشل لونز ہیں، یعنی کہ ہمیں اس پہ انٹرسٹ دینا ہوگا، اور مجھے تو کہیں ایک جیسے کہتے ہیں جامع اعداد و شمار ملتے نہیں ہیں کہ کتنے لون ہے، کب ہے، انٹرسٹ کب پے کرنا پڑے گا، کیا ہوگا. دیکھیں اس میں ایک تو جو کمرشل لونز ہیں وہ تو پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں دے آر ایٹ ریٹس وچ آر لیٹس سے 5-6% آپ کو ڈالر ریٹ میں، وہ لائبر آج کل کیونکہ بہت لو ہے تو دس اسپریڈ اوور لائبر اگر 5% بھی ہوگا تو وہ ریٹ ایک لو ریٹ ہے.
لیکن جب آپ آئی پی پیز کے اوپر بات کریں گے جو کہ آپ کے پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں اور ان کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ بہت سے جو انرجی ایکسپرٹس ہیں جب وہ اس کی کیلکولیشنز کاسٹ کی کرتے ہیں اور ریئل کاسٹ کی بیسس پہ کرتے ہیں تو وہ ریٹ آف ریٹرن از آلموسٹ 25 to 30%. اور اس کو جب آپ اور اس میں پاور از آلموسٹ $35 billion ان سی پیک اور اس کے اوپر اگر آپ کو 20% بھی ریٹ آف ریٹرن دینا پڑے گا تو یو کین ویل امیجن کہ کتنا ہیوی وہ فارن ایکسچینج آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. سو آئی تھنک کہ نمبر ون کہ وہ ان کے اوپر ہم نے ایکسیسو ریٹرن دے دیا جسٹ ٹو گیٹ دس دیٹ. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہے یا پہلی بار حکومت کوئی بھی پاکستانی حکومت جو ہے انحصار کر رہی ہے اس قسم کے آؤٹ سائڈ فنڈ سے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کولیشن سپورٹ فنڈز جو امریکہ کی جانب سے آتے تھے وہ ہماری اکانومی کو کافی بوسٹ بھی کر رہی تھی. اب ہم چائنا اور سی پیک پہ کچھ انحصار کر رہے ہیں. دیکھیں اگر تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن جو $7.5 billion کیری لوگر بل کے تحت جو پاکستان کو ملا ڈیورنگ دی پریویس رجیم اینڈ پارٹ آف دس رجیم وہ بیسکلی گرانٹ تھی which you didn't have to pay back but that was more of a grant and CSF جو coalition support fund تھی وہ آپ کو ملتی تھی reimbursement of your cost. سو اس کی ایک کوئی ڈیٹ لائبلٹی اس طرح سے نہیں تھی لیکن اب جو ہم لونز انکر کر رہے ہیں وہ ان کی ڈیٹ لائبلٹی ڈیفینیٹلی بنتی ہے. ناؤ فار اینی ڈیولپنگ کنٹری ٹیکنگ اے لون از ناٹ اے کرائم. لون آپ کو لینے چاہیے لیکن یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ اس کو اسپینڈ کیسے کرتے ہیں. اگر اس لون کو لے کے آپ نے کنزیوم کر لی ہے اور اس سے پھر آؤٹ پٹ نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کو اس کو ادا کرنے کے لیے اپنا ملک بیچنا پڑے گا. سو آئی تھنک کہ جب آپ بوروئنگ کرتے ہیں اسپیشلی اٹ شوڈ ناٹ بی فار کرنٹ کنزمپشن, اٹ شوڈ بی فار پروجیکٹس اور پروجیکٹس ایسے پروجیکٹس جو کہ ایک ریٹرن جنریٹ کریں جو آپ کی اکانومی کو گروتھ پاتھ پہ لے کے جا سکیں اور جس کی وجہ سے آؤٹ پٹ اتنی انکریز ہو کہ وہ آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ لائبلٹی ہے اس سے آپ زیادہ ارن کریں گے تو وہ پھر ڈیٹ آپ کے اوپر برڈن نہیں بنے گا. سو اٹ از لیجٹمیٹ ٹو یوز ڈیٹ ان یور ڈیولپمنٹ پالیسی لیکن اٹ از ناٹ لیجٹمیٹ ٹو یوز ڈیٹ اینڈ کنزیوم اٹ اینڈ ناٹ پروڈیوس دی آؤٹ پٹ وچ یو نیڈ ٹو سروس دیٹ ڈیٹ. ٹھیک ہے, ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم بات کریں کہ 18+ ٹریلین ڈیٹ ہے تو یہ عام جو عام پاکستانی ہے اس پہ کیا کیسے اثر ہوتا ہے کہ ایک شخص پہ کتنا قرضہ ہوگا؟ دیکھیں آپ ایک تو یہ اسٹیٹسٹکس بے شمار کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہر بندے کے اوپر اتنے لاکھ روپے کا قرضہ چڑھ گیا. آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ جب کریں گے پبلک کو تو وہ اٹ ول بی اے ہائپوتھیٹیکل نمبر فار دیم بیکاز دے ڈونٹ سی کہ ان کے اوپر وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں چلو حکومت پہ یا ہمارے پہ تو نہیں ہے. بٹ دی ایشو از ویری کریٹیکل ان دا سینس کہ پاکستان کی بہت بڑی آبادی ہے. وی آر دا 6th largest country in the world. آلموسٹ 60% اس آبادی کا 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اور ہر سال کوئی تقریباً 20 سے 30 لاکھ یعنی کہ 2 to 3 million نیو جابس ہیو ٹو بی کریٹڈ ان دس اکانومی. اس کے لیے آپ کا جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اکنامک گروتھ اس سے آئے اور ایسے پروجیکٹس لگائے جائیں وچ ایڈ ٹو دا ویلتھ آف دا نیشن ان ٹرمز آف آؤٹ پٹ. مثلاً پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جو سب سے ہائیسٹ ریٹ آف ریٹرن دیتے ہیں. دوز آر دا واٹر پروجیکٹس. دا بڑے ڈیمز اگر آپ بناتے ہیں, اریگیشن سسٹمز بناتے ہیں, براجز بناتے ہیں, اس سے جو پانی آپ کی فارمز میں جاتا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کو جس نے سسٹین کیا ہے اوور دا لاسٹ 30 years آر ریئلی بیسکلی دی تربیلا ڈیمز اینڈ دا منگلا ڈیمز. اس کے بعد ہم نے پانی کو تو بالکل اگنور کیا ہے. اگر آپ آج PSDP دیکھتے ہیں تو پانی کے پروجیکٹس آر آلموسٹ مسنگ اوور دیئر. سو آئی تھنک کہ یو ہیو ٹو بی آپ بورو ضرور کریں. اٹ از فارچونیٹ دیٹ وی کین بورو منی ابراڈ اور سی پیک میں بھی ہمارے پاس ایک آپشن نکلی ہے کہ چائنا کین انویسٹ اوور ہیئر. بٹ دا پروجیکٹس وچ وی سلیکٹ فار دیٹ
should be the best possible projects for Pakistan, اور پاکستان کی آؤٹ پٹ بڑھانے کے لیے ان پروجیکٹس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ریٹ آف ریٹرن جنریٹ کریں گے کہ ایک تو وہ جو لونز ہیں وہ ریپے ہو سکیں وداؤٹ کازنگ ڈیٹ ٹریپ فار اس، اینڈ سیکنڈلی اتنی گروتھ ہو کہ یہ امپلائمنٹ ہماری بنے، کیونکہ غربت اور پاورٹی اور میل نیوٹریشن یہ ساری جو ہے یہ ہماری اکانومی کی مس پرفارمنس کے بیسس پہ یہ کام ہو رہا ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو سیٹ دی پرائورٹیز رائٹ. سلمان شاہ صاحب جی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ہمیں اب بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد راحت فتح علی خان کو ایوارڈ ملا اور بلوچستان میں ایک اسٹنٹ اسکول. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان کے نامور گلوکار راحت فتح علی خان اپنی شاندار گلوکاری سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور اب انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. مزید اس رپورٹ میں. راحت فتح علی خان کو برٹش ایشین ٹرسٹ کا سفیر منتخب کر لیا گیا ہے، جس کا اعلان برطانیہ کے شہزادہ چارلز نے لندن گلڈ ہال میں منعقد کیے گئے ٹرسٹ کے چوتھے سالانہ ڈنر کے موقع پر کیا. برٹش ایشیا ٹرسٹ 2007 میں شہزادہ چارلز نے قائم کیا تھا، جس کا مقصد جنوبی ایشیا سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے. راحت فتح علی خان نے اس سالانہ ڈنر کے دوران پرفارم بھی کیا اور ان کا ساتھ برطانوی ڈی جے شاہد خان نے دیا. معروف گلوکار راحت فتح علی خان نے اس اعزاز کو حاصل کرنے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور امید دلائی کہ وہ اپنی جانب سے کمیونٹی میں کچھ بہتری لا سکیں گے. راحت فتح علی خان کو نوبل پیس پرائز کانسرٹ 2014 میں پرفارم کرنے والے پہلے پاکستانی کا اعزاز بھی حاصل ہے. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہ ہو میرا کر تم. پاکستان میں فنکاروں کی کوئی کمی نہیں. بلوچستان میں بسنے والے نوجوان دنیا کے حیران کرنے میں کسی سے کم نہیں. ایک طرف ہزارہ کمیونٹی کے نوجوان پارکور کے لیے مشہور ہیں تو آپ کو ملواتے ہیں بلوچستان کے علاقے مستونگ کے خطروں کے کھلاڑی سے. یہ ہیں غلام فاروق، جن کا تعلق بلوچستان کے علاقے مستونگ سے ہے. یہ ایک پروفیشنل سٹنٹ مین ہے اور اپنے شہر میں نوجوان لڑکوں کو سٹنٹ کرنے کی تربیت دیتے ہیں. سٹنٹ بھی ایسے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں. خطروں کے اس کھلاڑی کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے کوشاں ہیں اور نوجوان نسل کو منفرد اور خطرناک سٹنٹ کی تربیت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ بچے مستقبل میں ملک کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اس خطرناک ہنر کو زندہ رکھ سکیں. پہلے میں سٹنٹ دیکھتا تھا ڈسکوری نیشنل جغرافک پہ، تو مجھے بھی یہی شوق پڑتا تھا کاش ہم لوگ کر سکتے تھے، لیکن آج آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جو ایونٹ میں نے کیے وہ ڈسکوری والے بھی نہیں کر سکتے. مشکلات تو بہت سے درپیش ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی سامان وغیرہ سہولت فیسلٹیز نہیں ہے. اگر گورنمنٹ ہمیں پروموٹ کرے، ہمیں سپورٹ کرے، مزید اس سے بھی ہم لوگ ہائی لیول کی ایونٹ کر سکتے ہیں. مین چیز ہے سپورٹ کرنا ہے. ان کی سٹنٹ اکیڈمی میں کیلوں پر لیٹنا اور چلنا، خاردار تاروں میں خود کو لپیٹنا سمیت دیگر خطرناک سٹنٹ سکھائے جاتے ہیں. غلام فاروق کا کہنا ہے کہ یہ کمزور دل، کمزور ارادے کے افراد کا کھیل نہیں. کمزور دل کے لیے واقعی نہیں ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈان نیوز. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے خدا حافظ.